परिधि सिद्धांत से प्रेरित होकर साम्राज्यवादी ईरान और इज़राइल के घनिष्ठ संबंध थे, क्योंकि वे अरब शक्तियों को एक साझा खतरा मानते थे। 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने संबंध तोड़ दिए, लेकिन बाद के ईरान-इराक युद्ध के दौरान गुप्त संबंध जारी रहे। ईरान ने इज़राइल के 1982 में लेबनान पर आक्रमण का विरोध करने के लिए हिज़्बुल्लाह को प्रशिक्षित और सशस्त्र किया, और दक्षिणी लेबनान पर इज़राइली कब्जे के दौरान शिया मिलिशिया का समर्थन करना जारी रखा। 1969 से पहले भी ईरानी इस्लामवादियों ने फिलिस्तीनियों को भौतिक रूप से समर्थन दिया था। 1979 के बाद ईरान ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के साथ और बाद में फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद और हमास के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। इज़राइल ने 2006 में हिज़्बुल्लाह के साथ युद्ध लड़ा। इज़राइल ने गाज़ा पट्टी और उसके आसपास फिलिस्तीनियों के साथ कई युद्ध लड़े हैं। 2008, 2009, 2012, 2014, 2022, 2021 और 2023 से 1982 का लेबनान युद्ध और गाज़ा युद्ध अरब इज़राइली संघर्ष के सबसे घातक युद्ध रहे हैं। ईरान इज़राइल संघर्ष के कई कारण बताए गए हैं। ईरान और इज़राइल के बीच पहले साझा खतरों के कारण सौहार्दपूर्ण संबंध थे, लेकिन 1990 के दशक तक सोवियत संघ का विघटन हो चुका था और इराक कमज़ोर हो गया था। ईरानी इस्लामिस्ट लंबे समय से फिलिस्तीनी लोगों के समर्थक रहे हैं, जिन्हें वे उत्पीड़ित मानते हैं। विद्वानों का मानना है कि फिलिस्तीनियों का समर्थन करके ईरान सुन्नियों और अरबों के बीच अधिक स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है, जो दोनों मध्य पूर्व में प्रमुख है। कई बार ईरान ने फिलिस्तीनियों की दुर्दशा के जवाब में एक राज्य और दो राज्य समाधान का समर्थन किया है, जबकि देश ने इज़राइल के पतन की भविष्यवाणी करने के लिए अधिक भड़काऊ भाषा का भी इस्तेमाल किया है। इज़राइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इज़राइल ने ईरान पर नरसंहार की मंशा रखने का आरोप लगाया है, जबकि ईरान ने इज़राइल पर गाज़ा में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। परिणाम स्वरूप इज़राइल ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए उसके खिलाफ प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई की मांग की है। समाचार आउटलेट्स ने बताया कि कैसे ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया 2025 में इज़राइल के साथ युद्ध के दौरान काफ़ी हद तक चुप रहे और ईरान को युद्ध में अलग छोड़ दिया। पृष्ठभूमि। मुख्य लेख: ईरान इज़राइल संबंध और दक्षिण लेबनान संघर्ष 1945-2000। ईरानी इस्लामवादियों का फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति का एक लंबा इतिहास रहा है। 1939 में ईरानी अयातुल्ला महमूद तालेबानी ने वेस्ट बैंक का दौरा किया और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की दुर्दशा से व्याकुल हुए। तालेबानी ने 1950 और 1960 के दशक में फिलिस्तीनियों के लिए वकालत करना शुरू किया। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के बाद उन्होंने फिलिस्तीनियों को भेजने के लिए ईरान के भीतर धन जैसे ज़कात जुटाया। उस समय ईरानी सरकार इन गतिविधियों से चिंतित थी और एसएवीए के दस्तावेज़ों से संकेत मिलता है कि सरकार का मानना था कि ईरानी जनता फिलिस्तीनी लोगों के प्रति सहानुभूति रखती है। इसी तरह 1969 में ईरान के सर्वोच्च नेता बनने से पहले रूहुल्लाह खुमैनी ने फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन किया। उन्होंने इज़राइल के साथ पहलवी राजवंश के संबंधों की भी आलोचना की, इज़राइल को पहलवी शासन का समर्थक मानते हुए। 1969 की ईरानी क्रांति के बाद खुमैनी की नई सरकार ने इज़राइल के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति अपनाई। नई ईरानी सरकार इज़राइल को एक औपनिवेशिक चौकी के रूप में देखती थी। ईरान ने इज़राइल को एक राज्य के रूप में मान्यता देना बंद कर दिया और इज़राइल के साथ सभी राजनयिक, वाणिज्यिक और अन्य संबंध तोड़ दिए। उसकी सरकार को ज़ायोनी शासन और इज़राइल को कब्जे वाला फिलिस्तीन कहा। दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद इज़राइल ने 1980 से 1988 तक ईरान-इराक युद्ध के दौरान ईरान को समर्थन दिया।
युद्ध के दौरान इज़राइल ईरान को सैन्य उपकरण प्रदान करने वाले मुख्य आपूर्तिकर्ताओं में से एक था और उसने सैन्य प्रशिक्षक भी उपलब्ध कराए। ऑपरेशन बेबीलोन में इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर पर बमबारी करके उसे नष्ट करने के दौरान इज़राइल ने ईरान के युद्ध प्रयासों को प्रत्यक्ष समर्थन दिया। इस परमाणु रिएक्टर को इराक के परमाणु हथियार कार्यक्रम का एक केंद्रीय घटक माना जाता था। 1982 में इज़राइल द्वारा लेबनान पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO लेबनान से निकल गया। इसके बाद दक्षिणी लेबनान पर इज़राइल के कब्जे से लेबनान में इज़राइली सहयोगियों और इज़राइली नागरिक आबादी को अस्थायी रूप से लाभ हुआ, क्योंकि 1970 के दशक में PLO द्वारा किए गए हिंसक हमलों की तुलना में हिजबुल्लाह द्वारा उत्तरी इज़राइल पर कम हिंसक हमले किए गए। हालांकि इज़राइली प्रॉक्सी मैरोनाइट लेबनानी फोर्स और दक्षिणपंथी पलांगिस्ट द्वारा लेबनानी शियाओं के विरुद्ध किए गए सबरा और शतीला नरसंहार का दीर्घकालिक परिणाम दक्षिणी लेबनान में फिलिस्तीनी के बजाय एक स्थानीय लेबनानी प्रतिरोध आंदोलन का उदय था, जो 1990 के दशक के उत्तरार्ध तक इज़राइल के लिए 1970 के दशक में PLO द्वारा उत्पन्न की गई रणनीतिक समस्या से कहीं अधिक समस्याएं पैदा कर रहा था। ईरान में मध्य पूर्व में सहयोगियों और प्राक्षी बल्लातों का एक नेटवर्क स्थापित कर दिया है, जिसे वे क्षेत्र में अमेरिकी और इज़राइली हितों का विरोध करने के उद्देश्य से प्रतिरोध की धुरी के हिस्से के रूप में वर्णित करता है। तेहरान की बयानबाजी क्षेत्र में प्रॉक्सी बलों के लिए उसके समर्थन और हमास जैसे फिलिस्तीनी समूहों को हथियार और वित्त पोषण प्रदान करने के कारण इज़राइल ईरान को एक अस्तित्वगत खतरा मानता है। कुछ मामलों में प्रॉक्सी समूह राजनीतिक दलों में परिवर्तित हो गए, एक ऐसा परिवर्तन जिसे ईरान द्वारा प्रोत्साहित और पोषित किया गया था। इन दोहरी भूमिका वाले प्रॉक्सी ने आतंकवादी गतिविधियों को छुपाते हुए राजनीतिक वैधता अर्जित की। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने कहा कि उनका मानना है कि ईरान व्यापक संघर्ष नहीं चाहता है, ये तर्क देते हुए कि ईरानी प्रॉक्सी का प्राथमिक लक्ष्य बड़े पैमाने पर युद्ध को भड़काए बिना इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका को निशाना बनाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका को इज़राइल का सबसे बड़ा सैन्य समर्थक माना जाता है। जर्मनी, ब्रिटेन और इटली ने भी इज़राइल को हथियार आपूर्ति की है। स्टिम्सन सेंटर द्वारा विस्तृत जानकारी के अनुसार ईरान ने ऐतिहासिक रूप से कम 4 मुख्य मोर्चों का इस्तेमाल किया है: गाज़ा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में शिया मिलिशिया और यमन में हौथी। रिपोर्ट के अनुसार इसका लक्ष्य इज़राइल को एक साथ कई मोर्चों पर बचाव करने के लिए मजबूर करना है, जिससे ईरानी परमाणु या सैन्य क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने की उसकी क्षमता कम हो जाए और इज़राइल पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाला जा सके। उन्नीस के दशक से शुरू होकर कई ईरानियों, वामपंथी और धार्मिक दोनों ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO सहित विभिन्न फिलिस्तीनी संगठनों के साथ इज़राइल के खिलाफ लड़ने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया था। इनमें से कुछ स्वयंसेवक, जिन्होंने लेबनान और जॉर्डन में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, फिर शाह के खिलाफ लड़ने के लिए ईरान लौट आए। यासर अराफात ने 17 फरवरी 1969 को ईरान का दौरा किया और इस्लामी क्रांति के बाद देश का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बने। अराफात की यात्रा के दौरान ईरान ने इज़राइल से संबंध तोड़ लिए और इज़राइली राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। PLO को ईरान की क्रांति प्रेरणादायक लगी, क्योंकि अपने वतन से निर्वासित खोमेनी ने अमेरिका समर्थित एक सैन्य रूप से शक्तिशाली दुश्मन को हराया था, जिसे PLO ने इज़राइल के खिलाफ दोहराने का सोचा। दूसरी ओर फिलिस्तीनियों को लगा कि अरब राष्ट्रवाद का कोई भविष्य नहीं है। अरब 1937 के युद्ध में हार गए, जॉर्डन ने 1970 में PLO को निष्कासित कर दिया और मिस्र ने 1978 में इज़राइल को मान्यता दी।
ईरान बंधक संकट के दौरान पीएलओ ने ईरानी छात्रों के साथ मध्यस्थता करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। इसके अलावा अमेरिकी दूतावास में कथित तौर पर गुप्त दस्तावेज मिले थे, जिनमें शाह के शासन के लिए इजरायली समर्थन का विवरण था। ईरान इराक युद्ध की शुरुआत में यासर अराफात ने सद्दाम हुसैन और खोमेनी के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की। अराफात को डर था कि युद्ध फिलिस्तीनी मुद्दे से ध्यान भटकाएगा। अराफात ने 20 सितंबर 1980 को व्यक्तिगत रूप से बगदाद और तेहरान की यात्रा की, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे। ने युद्ध के दौरान इराक का साथ दिया। इसके बावजूद ईरानी नेताओं ने फिलिस्तीन समर्थक रुख बनाए रखा। खुमैनी के शासनकाल में ईरान 1969-1989 1969 में ईरानी क्रांति और पहलवी राजवंश के पतन के बाद ईरान ने इजराइल के प्रति कड़ा रुख अपनाया। ईरान ने इजराइल के साथ सभी आधिकारिक संबंध तोड़ दिए। ईरान ने इजरायली पासपोर्ट स्वीकार करना भी बंद कर दिया और ईरानी पासपोर्ट धारकों को अधिकृत फिलिस्तीन की यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। तेहरान में इजरायली दूतावास बंद कर दिया गया और पीएलओ को सौंप दिया गया। अयातुल्ला खुमैनी ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन और छोटा शैतान घोषित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका को महान शैतान और सोवियत संघ को छोटा शैतान कहा गया। ईरान ने इस्लामी शिया लेबनानी दलों को समर्थन दिया, उन्हें एक एकल राजनीतिक और सैन्य संगठन हिजबुल्लाह में संगठित करने में मदद की और उन्हें इजरायली और अमेरिकी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए वैचारिक शिक्षा, सैन्य प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान किए। को बढ़ा दिया और लेबनान में कई स्थानीय शिया मुस्लिम आंदोलनों, जिनमें हिजबुल्लाह और अमल शामिल है, को संगठित कर दिया, जो पहले दक्षिण में एक असंगठित गुरिल्ला आंदोलन थे। वर्षों बीतने के साथ दोनों पक्षों के सैन्य हताहतों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि दोनों पक्षों ने अधिक आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया और हिजबुल्लाह ने अपनी रणनीति में प्रगति की। ईरान ने हिजबुल्लाह को भारी मात्रा में प्रशिक्षण, हथियार, विस्फोटक, वित्तीय, प्रासारिक, राजनयिक और संगठनात्मक सहायता प्रदान की। साथ ही हिजबुल्लाह को इजराइल के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। हिजबुल्लाह के 1985 के घोषणा पत्र में उसके 4 मुख्य लक्ष्यों में से एक, लेबनान से इजराइल की अंतिम वापसी, उसके अंतिम विनाश की प्रस्तावना था। फरवरी 2010 में जारी रिपोर्टों के अनुसार हिजबुल्लाह को ईरान से $400 मिलियन प्राप्त हुए। 1990 के दशक की शुरुआत तक सीरिया और ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह एक प्रमुख समूह और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा, जिसने दक्षिण लेबनान में गुरिल्ला गतिविधियों के नेतृत्व पर एकाधिकार कर लिया। मई 2000 में जब से इजराइल दक्षिणी लेबनान से पीछे हट गया और हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान सेना की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया, तब से ये संघर्ष निम्न स्तर पर जारी रहा, जिसका केंद्र शबा फार्म्स क्षेत्र था। 2005 में ईरानी कट्टरपंथी महमूद अहमदीनेजाद के चुनाव के साथ ईरान और इजराइल के बीच संबंध तेजी से तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कई परोक्ष संघर्षों और गुप्त अभियानों में शामिल हो गए। 2006 के लेबनान युद्ध के दौरान माना जाता है कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने इजराइल पर हमलों में हिजबुल्लाह लड़ाकों की प्रत्यक्ष सहायता की थी। कई स्रोतों से पता चलता है कि युद्ध के दौरान सैकड़ों रिवॉल्यूशनरी गार्ड कार्यकर्ताओं ने इजराइल पर रॉकेट दागने में भाग लिया और हिजबुल्लाह की लंबी दूरी की मिसाइलों को सुरक्षित किया। युद्ध के दौरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर हिजबुल्लाह चौकियों पर खुलेआम काम करते देखा गया था। इसके अलावा रिवॉल्यूशनरी गार्ड कार्यकर्ताओं पर C-802 एंटी-शिप मिसाइल से INS हनीत पर हिजबुल्लाह के हमले की निगरानी करने का आरोप है। इस हमले में युद्धपोत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और 4 चालक दल के सदस्य मारे गए। आरोप है कि युद्ध के दौरान इजरायली सेना द्वारा 6 से 9 रिवॉल्यूशनरी गार्ड कार्यकर्ताओं को मार गिराया गया था। इजरायली मीडिया के अनुसार उनके शवों को सीरिया ले जाया गया और वहां से तेहरान भेजा गया। 6 सितंबर 2007 को
इजरायली वायुसेना ने सीरिया में एक संदिग्ध परमाणु रिएक्टर को नष्ट कर दिया, जिसमें कथित तौर पर 10 उत्तर कोरियाई मारे गए। गाजा युद्ध के दौरान और उसके तुरंत बाद इजरायली वायुसेना ने इजरायली कमांडो की सहायता से कथित तौर पर सूडान के रास्ते हमास को तस्करी करके भेजे जा रहे ईरानी हथियारों के खिलाफ 3 हवाई हमले किए, क्योंकि ईरान ने हमास को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति के लिए एक गहन प्रयास शुरू किया था। इजरायल ने संकेत दिया कि वह इन हमलों के पीछे था। 2 ट्रक काफिले नष्ट कर दिए गए और लाल सागर में हथियारों से लदे एक जहाज को डुबो दिया गया। नवंबर 2009 को इजरायल ने पूर्वी भूमध्य सागर में एक जहाज और उसके सैकड़ों टन हथियारों के माल को जब्त कर लिया, जो कथित तौर पर ईरान से हिजबुल्लाह के लिए जा रहा था। जून 2010 में स्टक्सनेट नामक एक उन्नत कंप्यूटर वर्म की खोज की गई। माना जाता है कि इसे अमेरिका और इजरायल ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करने के लिए विकसित किया था। ISIS द्वारा किए गए एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया था कि स्टक्सनेट ने नतांज संवर्धन संयंत्र में लगभग 1000 सेंट्रीफ्यूज स्थापित सभी का 10% को नुकसान पहुंचाया होगा। डुकवू और फ्लेम सहित अन्य कंप्यूटर वायरस और मैलवेयर कथित तौर पर स्टक्सनेट से संबंधित थे। ईरान का दावा है कि उसके विरोधी नियमित रूप से दोषपूर्ण उपकरणों की बिक्री और कंप्यूटर वायरस द्वारा हमलों को अंजाम देते हैं, ताकि उसके परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाया जा सके। 15 मार्च 2011 को इजरायल ने सीरिया से गाजा में ईरानी हथियार ला रहे एक जहाज को जब्त कर लिया। इसके अलावा मोसाद पर इस्फहान स्थित परमाणु संयंत्र को कथित तौर पर क्षतिग्रस्त करने वाले विस्फोट के लिए भी जिम्मेदार होने का संदेह था। ईरान ने किसी भी विस्फोट से इनकार किया, लेकिन द टाइम्स ने उपग्रह चित्रों के आधार पर परमाणु संयंत्र को हुए नुकसान की रिपोर्ट दी और इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा कि विस्फोट वास्तव में एक परमाणु स्थल को निशाना बनाकर किया गया था और यह कोई दुर्घटना नहीं थी। विस्फोट के कुछ घंटों बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में 2 रॉकेट दागे। इजरायल द्राह बलों ने उस क्षेत्र पर 4 तोप के गोले दागकर जवाबी कार्रवाई की, जहां से रॉकेट दागे गए थे। यह अनुमान लगाया गया कि यह हमला ईरान और सीरिया द्वारा इजरायल को चेतावनी देने के लिए किया गया था। इजरायली हमले में विदेशी नागरिकों सहित 7 लोगों के मारे जाने की खबर थी। 12 अन्य लोग घायल हुए, जिनमें से 7 की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। नवंबर 2011 में एक क्रांतिकारी गार्ड मिसाइल अड्डे पर हुए विस्फोट के पीछे मोसाद का हाथ होने का संदेह था। इस विस्फोट में जनरल हसन मुकद्दाम समेत 17 क्रांतिकारी गार्ड ऑपरेटिव मारे गए, जिन्हें ईरान के मिसाइल कार्यक्रम में एक प्रमुख व्यक्ति बताया गया था। इजरायली पत्रकार रॉन बेन यशाय ने लिखा कि कई निचले स्तर के ईरानी मिसाइल विशेषज्ञ संभवतः पहले भी विभिन्न स्थलों पर हुए कई विस्फोटों में मारे गए थे। इजरायली गुप्त अभियानों के जवाब में ईरानी एजेंटों ने कथित तौर पर इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश शुरू कर दी। संभावित लक्ष्यों को तब हाई अलर्ट पर रखा गया। शिन बेट के प्रमुख योरम कोहेन ने दावा किया कि तुर्की, अजरबैजान और थाईलैंड में 3 नियोजित हमलों को अंतिम क्षण में विफल कर दिया गया। 11 अक्टूबर 2011 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने वॉशिंगटन डीसी और ब्यूनस आयर्स में इजरायली और सऊदी दूतावासों पर बमबारी करने की कथित ईरानी साजिश को नाकाम करने का दावा किया। 13 फरवरी 2012 को जॉर्जिया और भारत में इजरायली दूतावास के कर्मचारियों को निशाना बनाया गया। जॉर्जिया में दूतावास के पास एक कार बम विस्फोट करने में विफल रहा और जॉर्जियाई पुलिस ने उसे सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया। भारत में कार बम विस्फोट हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों में इजरायली रक्षा मंत्रालय के एक कर्मचारी की पत्नी भी शामिल थी। इजरायल ने इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ होने का आरोप लगाया। अगले दिन बैंकॉक, थाईलैंड में 3 कथित ईरानी एजेंटों का पता चला, जिनके बारे में माना जाता था कि वे दूतावास की कारों में बम लगाकर राजदूत सहित इजरायली राजनयिक अधिकारियों की हत्या करने की योजना बना रहे थे।
उनके एक बम के विस्फोट होने पर इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने कार्रवाई की और घर में मौजूद ईरानी एजेंट ने अधिकारियों पर एक विस्फोटक उपकरण फेंका, जिससे उसके पैर कट गए और बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया। दूसरे संदिग्ध को देश से बाहर जाने वाली उड़ान पकड़ने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया और तीसरा मलेशिया भाग गया, जहां उसे रॉयल मलेशियाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाई पुलिस ने बाद में संलिप्तता के संदेह में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। भारतीय पुलिस ने फरवरी में हुए कार बम विस्फोट के सिलसिले में दिल्ली स्थित एक पत्रकार को गिरफ्तार किया। पत्रकार सैयद मोहम्मद काज़मी को 6 मार्च 2012 को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो एक संदिग्ध के संपर्क में थे, जिसके बारे में पुलिस का मानना है कि उसने राजनयिक की कार में चुंबकीय बम लगाया होगा। कहा जाता है कि काज़मी एक भारतीय नागरिक थे जो एक ईरानी प्रकाशन के लिए काम करते थे। 18 जुलाई 2012 को बुल्गारिया में इजरायली पर्यटकों को ले जा रही एक बस पर बम से हमला किया गया, जिसमें 5 इजरायली पर्यटक और बल्गेरियाई ड्राइवर मारे गए और 32 लोग घायल हो गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के लिए ईरान और हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया। जुलाई 2012 में एक वरिष्ठ इजरायली रक्षा अधिकारी ने कहा कि मई 2011 से ईरानियों या संदिग्ध हिजबुल्लाह एजेंटों द्वारा दुनिया भर में इजरायली ठिकानों के खिलाफ नियोजित 20 से अधिक आतंकवादी हमलों को विफल कर दिया गया था, जिनमें दक्षिण अफ्रीका, अजरबैजान, केन्या, तुर्की, थाईलैंड, साइप्रस, बुल्गारिया, नेपाल, नाइजीरिया और पेरू शामिल हैं, और ईरानी और हिजबुल्लाह के गुर्गों को दुनिया भर की जेलों में बंद कर दिया गया था। 6 अक्टूबर 2012 को इजरायली विमानों ने उत्तरी नेगेव के ऊपर उड़ते हुए एक छोटे यूएवी को मार गिराया। हिजबुल्लाह ने ड्रोन भेजने की पुष्टि की और नसराल्लाह ने एक टेलीविजन भाषण में कहा कि ड्रोन के पुर्जे ईरान में निर्मित किए गए थे। 24 अक्टूबर 2012 को सूडान ने दावा किया कि इजरायल ने खार्तूम के दक्षिण में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड से संबंधित एक गोला बारूद कारखाने पर बमबारी की थी। नवंबर 2012 में इजरायल ने बताया कि एक ईरानी जहाज को इजरायल की सीमा में स्थित देशों को निर्यात करने के लिए रॉकेटों से भरा जा रहा था और इजरायल हथियारों की किसी भी खेप पर हमला करेगा और उसे नष्ट कर देगा। जनवरी 2013 में अफवाहें फैलीं कि फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र में विस्फोट हुआ है। आईएए की आगे की रिपोर्टों में निष्कर्ष निकाला गया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। 25 अप्रैल 2013 को एक इजरायली विमान ने हाइफा के तट पर एक ड्रोन को मार गिराया जो कथित तौर पर हिजबुल्लाह से संबंधित था। 7 मई 2013 को तेहरान के निवासियों ने उस क्षेत्र में 3 विस्फोटों की आवाज सुनने की सूचना दी जहां ईरान अपने मिसाइल अनुसंधान और डिपो रखता है। बाद में एक ईरानी वेबसाइट ने कहा कि विस्फोट एक निजी स्वामित्व वाली रासायनिक फैक्ट्री में हुए थे। 10 दिसंबर को हमास ने घोषणा की कि सीरियाई संघर्ष को लेकर थोड़े समय के लिए संबंध टूटने के बाद उन्होंने ईरान के साथ संबंध फिर से शुरू कर दिए हैं। 2014 यरूशलेम की एक अदालत ने एक इजरायली व्यक्ति यित्साक बर्गेल को ईरान के लिए जासूसी करने की पेशकश करने के आरोप में 4.5 साल की जेल की सजा सुनाई है। बर्गेल यहूदी विरोधी समूह नेतुरे कार्ता से संबंधित है। 5 मार्च 2014 को इजरायली नौसेना ने क्लोज सी मालवाहक जहाज को रोका। इजरायल ने बताया कि ईरान इस जहाज का इस्तेमाल गाजा में दर्जनों लंबी दूरी के रॉकेटों की तस्करी के लिए कर रहा था,
जिनमें सीरिया में निर्मित M302 रॉकेट भी शामिल थे। फुल डिस्क्लोजर नामक ये ऑपरेशन, जिसे शायद 13 विशेष बलों द्वारा अंजाम दिया गया था, लाल सागर में हुआ, जो इजराइल से 1500 किलोमीटर और पोर्ट सूडान से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। ईरानी मीडिया ने बताया कि 24 अगस्त 2014 को IRGC ने नातांज ईंधन संवर्धन संयंत्र के पास एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया था। इजरायली सेना ने इन रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी नहीं की। तेहरान के दक्षिण पूर्व में परचिन में संदिग्ध परमाणु रिएक्टर के पास स्थित एक सैन्य विस्फोटक कारखाने में हुए विस्फोट में 2 मजदूर मारे गए। ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान के आदेश पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह ने लेबनान और शेबा फार्म के इजरायली नियंत्रित हिस्से की सीमा पर एक विस्फोटक उपकरण में विस्फोट किया, जिसमें 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर तोपखाने से गोलाबारी की। सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान 1973 के योम किप्पुर युद्ध में इजराइल द्वारा गोलान हाइट्स के अधिकांश हिस्से पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित करने के बाद से इजराइल और सीरिया के बीच युद्धविराम बना हुआ है, लेकिन 2011 में शुरू हुए सीरियाई गृहयुद्ध के कारण सीमा पार कई बार गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। खबरों के अनुसार सीरिया में संभावित सत्ता शून्य की स्थिति में इजरायली सेना संभावित खतरों से निपटने की तैयारी कर रही थी। जनवरी 2014 में एक इजरायली अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, असद के बाद और सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद वे आगे बढ़ेंगे और अपना ध्यान इजराइल पर केंद्रित करेंगे। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि इजराइल की सीमा पर घुसपैठ करने वाले आतंकवादी बलों से सुरक्षा उपाय बढ़ेंगे, लेकिन इन प्रगति से सीरिया संकट में इजराइल की तटस्थता की नीति में कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। सीरियाई गृहयुद्ध में क्षेत्र में अपनी रसद और सैन्य शक्ति को मजबूत करने की उम्मीद में तेहरान का लक्ष्य ईरानी राजधानी से दमिश्क और भूमध्य सागरीय तट तक एक मार्ग प्रशस्त करना है। इजरायली सरकार को विश्वास है कि ईरान से भूमध्य सागर तक क्षेत्रीय निरंतरता बनाने और नौसैनिक जहाज़ों, लड़ाकू विमानों और हजारों सैनिकों सहित सैन्य बलों को सीरिया में स्थायी ठिकानों पर स्थानांतरित करने में रुचि रखता है और सीरिया को लेबनानीकरण करने और शिया मिलिशिया का उपयोग करके उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ किया था। जैसा कि इजरायली रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने चेतावनी दी है, तेहरान से दमिश्क तक शिया गलियारे के अस्तित्व को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। 2017 में इजरायली खुफिया विभाग ने इजरायली सीमा से मात्र 50 किलोमीटर दूर सीरिया में बन रहे एक ईरानी अड्डे का पता लगाया। जनरल कासम सुलेमानी के नेतृत्व में ईरान की IRGC कुद्स फोर्स, हिजबुल्लाह और रूस द्वारा सीरियाई सरकार को दी गई सहायता ने बशर अल असद को 2017 के युद्ध में विजयी होने में सक्षम बनाया, जिससे इजराइल के लिए सबसे खराब स्थिति, यानी ईरान और इराक से सीरिया होते हुए लेबनान इजराइल सीमा तक फैले एक निरंतर प्रतिरोध अक्ष का निर्माण हो गया। मोसाद के निदेशक योसी कोहेन ने 2018 में कहा कि सीरिया में असद की जीत को रोकने में इजराइल की विफलता, साथ ही 2006 में हिजबुल्लाह को हराने में इजराइल की विफलता का मतलब था कि कासिम सुलेमानी, यदि वो ऐसा चाहे, तो बिना रोके तेहरान से लेबनान की इजराइल सीमा तक अपनी कार चला सकते हैं, और यही मार्ग ईरान के मुख्य क्षेत्रीय प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के लिए रॉकेटों से भरे ट्रकों के लिए भी खुला होगा। कहा गुप्त अभियान 2013 से 2017। 2013 और 2017 के बीच कई मौकों पर इजराइल ने कथित तौर पर सीरियाई क्षेत्र या लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह और ईरानी ठिकानों पर हमले किए या उनका समर्थन किया। विश्वसनीय रूप से रिपोर्ट की गई पहली घटनाओं में से एक 30 जनवरी 2013 को हुई, जब इजरायली विमानों ने कथित तौर पर हिजबुल्लाह को
ईरानी हथियार ले जा रहे एक सीरियाई काफिले पर हमला किया। हमेशा की तरह इजराइल ने इस घटना पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एक ऐसा रुख जिसके बारे में माना जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए था कि सीरियाई सरकार जवाबी कार्रवाई करने के लिए बाध्य महसूस न करे। मई 2013, दिसंबर 2014 और अप्रैल 2015 में कई और घटनाओं का आरोप इजरायली वायुसेना IAF पर लगाया गया। इनमें से कुछ रिपोर्टों की पुष्टि सीरियाई अरब गणराज्य ने की, जबकि अन्य को नकार दिया गया। इजरायल ने सीरियाई क्षेत्र में हिजबुल्लाह और बातवादी सीरियाई ठिकानों को कथित रूप से निशाना बनाने के आरोपों पर टिप्पणी करने से लगातार इनकार किया। 2015 में हिजबुल्लाह के संदिग्ध आतंकवादियों ने शेबा फार्मों में इजरायली सेना पर जवाबी हमला किया। यह हमला सीरियाई गोलान में इजरायली हवाई हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें हिजबुल्लाह और IRGC के वरिष्ठ अधिकारी मरे गए थे। मार्च 2017 में सीरिया ने गोलान हाइट्स के इजराइल कब्जे वाले हिस्से की ओर विमान रोधी मिसाइलें दागीं। आरोप था कि ये मिसाइलें इजरायली वायुसेना के विमानों को निशाना बना रही थी, जिनके बारे में सीरिया ने दावा किया कि वे सीरिया के पल्मायरा में लक्ष्यों पर हमला करने जा रहे थे। इस घटना के बाद इजरायल राज्य ने कहा कि वो लेबनान में स्थित इजरायल विरोधी ताकतों, विशेष रूप से हिजबुल्लाह की ओर भेजे जा रहे हथियारों के जत्थे को निशाना बना रहा था। इजरायल ने सीरिया के इस दावे को खारिज कर दिया कि एक लड़ाकू विमान को मार गिराया गया और दूसरा क्षतिग्रस्त हो गया। इजरायल ने इस घटना के बाद सीरिया या मध्य पूर्व में कहीं भी किसी पायलट या विमान के लापता होने की सूचना नहीं दी है। कुछ सूत्रों के अनुसार सीरियाई गृह युद्ध के दौरान यह पहली बार था जब इजरायली अधिकारियों ने हिजबुल्लाह के काफिले पर इजरायली हमले की स्पष्ट रूप से पुष्टि की थी। सितंबर 2017 तक इस तरह की पुष्टि केवल एक बार ही जारी की गई थी। जनवरी 2014 में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अंतरिम समझौते के परिणाम स्वरूप ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल 6 सप्ताह पीछे हटेगा। क्षेत्र के सबसे विचित्र गठबंधनों में से एक में इजरायल और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले खाड़ी अरब राज्य जिनेवा में परमाणु समझौते की संभावना पर अपनी आपसी निराशा पर तेजी से एक समान आधार और एक समान राजनीतिक भाषा पा रहे हैं, जो तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित कर सकता है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन जैसे मुख्य तत्वों को बरकरार रख सकता है। जून 2017 में इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री मोशे यालोन ने कहा कि हम और अरब, वही अरब जिन्होंने यहूदी राज्य को नष्ट करने की कोशिश करने के लिए 6 दिवसीय युद्ध में एक गठबंधन बनाया था, आज खुद को हमारे साथ एक ही नाव में पाते हैं। कतर को छोड़कर सुन्नी अरब देश काफी हद तक हमारे साथ एक ही नाव में हैं, क्योंकि हम सभी एक परमाणु ईरान को हम सभी के लिए नंबर 1 खतरा मानते हैं।